दोस्तों, वेलकम टू रुपया मनी टॉक्स। आज मैं आपको मिलवाऊंगा टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर तेजस गुटका से। तेजस इज अ वेटरन विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बोथ फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी, और आज की डेट में वो मैनेज कर रहे हैं टाटा के लिए टाटा टैक्स सेविंग्स फंड। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू एंड वेलकम तेजस। ओके, सो वेलकम तेजस, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much for having me here, Varunji. It's a pleasure. Pleasures. Okay, so let's start with your experience. We've been hearing you've been here for almost 15 years. 15 साल से आप इस इंडस्ट्री के वेटरन हैं। तो कैसे पहुंचे यहाँ पे और कैसा रहा ये जर्नी? जी, जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था सर एक्चुअली। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2006 में शुरू किया था। Interestingly, I started off as a credit analyst. So Okay. I was with a rating agency called Care Ratings. I started off there. I spent 2.5 years there. फिर 6.5 साल बार्कलेज में था मैं। वहाँ पे इक्विटी रिसर्च की, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम भी किया, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी किया। देन वहाँ से हम मूव हुए एक स्टार्टअप में कॉल्ड तमोहरा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जहाँ 4.5 साल कुछ दोस्तों के साथ आई बिल्ट द इन्वेस्टमेंट टीम, द इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस। Wow. वहाँ जो एक फ्लैगशिप मिड स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी थी, towards the end of my stint I managed that for about almost about 2 years. तो वहाँ वैसे करते करते फिर टाटा पहुँचे। I joined Tata in December 2019 as head of PMS, and I was there till March 2021. थोड़ा सा realignment किया, थोड़ा सा structure लाए, and then I moved to the MF side. वहाँ पे एक opportunity थी, so I came to the MF side. एंड अब मार्च 2021 से जो हमारे ERSS हैं, जो टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड है, वो मैनेज कर रहा हूँ, और अब एक नया फंड ऑफर लेके आ रहे हैं। ओके, सो अभी आप टाटा टैक्स सेविंग फंड मैनेज कर रहे हैं जैसा आपने कहा। सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड फ्रॉम पीएमएस? तो जैसे कि आप कह रहे थे पीएमएस काफी टाइम आपने मैनेज किया है, जी, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और म्यूचुअल फंड काफी हद तक एक ब्रॉड बेस्ड प्रोडक्ट है। सो एक्सपीरियंस कैसा है ये शिफ्ट का? तो देखिए इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आपको ना लर्न अनलर्न और रीलर्न करना पड़ता है। आई थिंक अक्रॉस मार्केट साइकिल्स हमने ये देखा है कि आपको शायद ये प्रोसेस करना पड़ा है। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड एज ग्रोथ इन्वेस्टर्स, पर हम सिर्फ पीएनएल ग्रोथ देखते थे। फिर कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस समझ में आई। फिर शायद पिछले कुछ सालों में वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई कि ग्रोथ एट एनी प्राइस तो नहीं कर सकते, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस करना चाहिए। तो आई थिंक ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सेगमेंट में हो, ये जर्नी चलती है। ये सेम चीज़ हुआ जब मैं पीएमएस से एमएफ में आया, कि पीएमएस में हम नॉर्मली कहते हैं कि 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो इज अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, 10-15 इज अ गुड, एंड लेस देन 10 इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। एमएफ की दुनिया थोड़ी सी अलग है यहाँ, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। सो व्हेन आई गॉट द पोर्टफोलियो इट वाज अ 35 स्टॉक पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता था कि यार ये तो काफ़ी वाइड है, बट या इवेंचुअली यू लर्न। आपको थोड़े 2-3 महीने लगे, देन आप सीखते हैं, आप कंपटीशन देखते हैं, इंडेक्स समझते हैं, तो यू रियलाइज कि यार ये पोर्टफोलियो थोड़े वाइडर होने चाहिए। अब जो फंड है वो एक्चुअली 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, सो हम 35 से 50 ले गए। तो आई थिंक वो एक वेल राउंडेड पोर्टफोलियो एमएफ में ज़रूरत होती है। पीएमएस में आप थोड़ा सा फिलोसफी और कंसंट्रेशन ड्रिवन चलाते हैं। एमएफ में यू कांट इग्नोर द बेंचमार्क, यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ योर बेंचमार्क। तो आप उसको इग्नोर करके पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, जो शायद आप पीएमएस में करते थे। तो थोड़ा सा एक चेंज है, पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी लार्जली चेंज नहीं होती। हम अभी भी वही करते हैं। वी लुक एट अ 3 to 5 year इन्वेस्टमेंट होराइजन। वी फोकस ऑन क्वालिटी। हम कैश फ्लो पहले देखते हैं, बिजनेस क्वालिटी पहले देखते हैं, एंड देन हम नंबर्स पे आते हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप 3-5 साल का होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपनी डाउन साइड प्रोटेक्ट करके चलते हैं, तो आई थिंक ओवर अ साइकिल आप रीजनेबल रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इस फंड ने ये पहले भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। दी टैक्स सेविंग फंड हैज अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, टॉप क्वार्टाइल फंड रहा है अक्रॉस टाइम होराइजन। एंड आई थिंक अभी भी वी काइंड ऑफ कंटिन्यू विद दैट लेगेसी। तो थोड़ा सा एक लेगेसी मिली थी हमें, एंड एटलीस्ट सो फार आई हैव बीन एबल टू होल्ड ऑन टू दैट लेगेसी। That's nice, तेजस। अच्छा, बिफोर वी जंप इनटू आपके एनएफओ में, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। हमारे देश में ना बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग को बहुत ज्यादा ना मिस इंटरप्रेट करते हैं। सो वुड यू लाइक टू डिफाइन कि ये दोनों अलग कैसे हैं? एट अ वेरी वेरी ब्रॉड लेवल ना, अगर आप दोनों में डिफरेंस समझे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे गवर्नमेंट केपेक्स करती है। हाउसिंग है जहाँ हम एज इंडिविजुअल्स केपेक्स करते हैं, राइट। सो इंफ्रा में गवर्नमेंट आपके लिए एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स पे स्पेंड करके ये सारा नेटवर्क बनाती है। और हाउसिंग है जहाँ पे हम स्पेंड करते हैं अपने लिए, एक घर, या एक एक सेकेंड होम, या एक रिटायरमेंट होम जो कहते हैं, वो करते हैं। सो आई थिंक
द सिंपलेस्ट वे टू लुक एट इट इज कहाँ गवर्नमेंट केपेक्स है, कहाँ खुद का केपेक्स है, वो दोनों आपको डिफरेंशिएट करके बता देगा क्या इंफ्रा है, क्या रियल एस्टेट। बेसिकली ये फंड मेरे घर में पैसा लगाने वाला जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट योर एनएफओ। ये एनएफओ क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट, एंड मार्केट में और कितने ऐसे फंड्स आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं? सो जस्ट ऑन दैट। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम देखें, आई थिंक हमें 1-1.5 साल से ही थोड़े से ये साइंस दिख रहे थे कि शायद एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक थोड़ा सा रिवाइवल हो रहा था। 8-10 सालों की पेन ली है इस सेक्टर ने, पेन इन टर्म्स ऑफ लो सेल्स, पेन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड पेन इन टर्म्स ऑफ वेरी स्ट्रेच बैलेंस शीट्स, राइट। तो आपके मैक्रो इश्यूज भी थे और माइक्रो इश्यूज भी थे। हमें दिख रहा था कि शायद ये सारे इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे थे, एंड यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। आई थिंक फर्स्ट लेग ऑफ रिकवरी जो थी सेक्टर में 2017-18 में दिखी थी, पर फिर जो एनबीएफसी क्राइसिस हुआ जिसके कारण लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गई हमारे देश में, तो ये रिकवरी थोड़ी सी स्टॉल हो गई, थोड़ी सी स्लो हो गई। एंड देन कोविड में वो स्लो हो गई, बट कोविड में जो गवर्नमेंट ने जो पुश दिया टैक्स रेट काट के, उसके चलते बहुत शार्प रिकवरी आई थी। तो हमें लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग साइकिल है खेलने के लिए। नॉर्मली रियल एस्टेट एक लॉन्ग साइकिल है, हम इसे डीप साइकिल कहते हैं इस सेक्टर को। तो आप 7-8 साल की तेजी होती है, 7-8 साल की मंदी होती है, ऐसी लंबी साइकिल्स होती हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि अभी 1 ही साल हुआ है इस साइकिल की तेजी में शुरू होने में, तो शायद यहाँ से हमारे पास 5-6 साल और है खेलने के लिए। तो हमें एक लॉन्ग टर्म साइकिल मिलती है, नॉट अ 6 मंथ 1 ईयर प्ले, बट एक 5-6 ईयर का एक अच्छा प्ले मिलता है इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने काम शुरू करना शुरू किया इस थीम पे। अब रियल एस्टेट में ऐसा है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहें और डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब 6-7 बड़ी लिस्टेड रियल एस्टेट लार्ज लिक्विड नेम्स हैं, ये सारे ही रीजनल प्लेयर्स हैं। हर 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 एक प्लेयर अपने माइक्रो मार्केट में काम करता है, एक छोटे से रीजन में काम करता है। तो आपको पर रीजन थोड़ी सी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, और मोर इम्पोर्टेंटली इतने प्लेयर्स नहीं है कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सके। फिर अगर आप बिजनेस क्वालिटी देखें तो आई थिंक रियल एस्टेट एज अ बिजनेस थोड़ा सा नीचे आता है क्वालिटी कर्व में, कि कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कैश फ्लो जनरेशन बहुत कम होता है इस सेक्टर में, राइट। इसीलिए हम देखते हैं कि हमेशा इनकी बैलेंस शीट पे डेट रहता है। और फिर उसमें थोड़ा सा कैपिटल एलोकेशन में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जब बहुत तेजी आ जाती है तो थोड़े से एम्पायर बिल्डिंग एम्बिशन दिखने लगते हैं हमें, ये लार्ज लैंड बैंक खरीद लेंगे, या बहुत बड़ी होटल एसेट खड़ी करके उसको ओन करेंगे, या एक बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपना ओनरशिप रखेंगे ताकि उसमें से लीज रेंटल्स आए। ये थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, बट हर बिजनेस अपनी एक साइकिल से गुजरता है। तो जब इनकी ये साइकिल खराब होती है ना, तो यही सारे जो एसेट्स है जहाँ पे आपको लगता है कि एक फिक्स्ड मुझे लीज रेंटल आते रहेगा, वो ऊपर नीचे हो जाता है और सामने बैलेंस शीट पे बहुत डेट होती है, तो आपकी जो डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो फिर आप थोड़ा सा वैल्यू डिस्ट्रक्शन देखते हैं। एक तो आपकी साइकिल होती है ग्रोथ टू डी ग्रोथ, आप फास्ट ग्रोथ स्लो ग्रोथ नहीं करते, आप ग्रो करते हैं, बुरी साइकिल में डी ग्रो करते हैं। और डी ग्रोथ में आपके पास बहुत डेट होती है, तो आपकी डेट सर्विसिंग में थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। तो एज माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो आपका अप साइकिल में तो पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, पर डाउन साइकिल में थोड़ा सा वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमें लगा कि यार ये डायरेक्ट रियल एस्टेट प्ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा इन्वेस्टर्स को ऑफर करने के लिए। तो हमने कहा हम आसपास की अगर इंडस्ट्रीज देखें तो शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमने जब बाकी सारी इंडस्ट्रीज देखी रियल एस्टेट की, हमने कहा कि अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जब हम एक घर लेते हैं तो हम किन सारी चीज़ों पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं घर के साथ, अगर हम उन सारी इंडस्ट्रीज को मिला के देखें तो शायद एक बेहतरीन पोर्टफोलियो दिखेगा। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ कि अगर आप सारी ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखें जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं जब हम कोई घर लेते हैं, राइट। तो पहले हम एक रियल एस्टेट डेवलपर से इंटरेक्ट करते हैं कि वहाँ से हम ज़मीन या एक फ्लैट खरीदेंगे। फिर हम उसको फंड करवाने के लिए एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एक बैंक से इंटरेक्ट करते हैं। वो घर का स्ट्रक्चर बनता है स्टील और सीमेंट से, तो स्टील सीमेंट लिस्टेड प्लेस हैं। दीवारों पे रंग लगता है तो पेंट आपका लिस्टेड प्ले है। दीवारों के अंदर से वायर्स एंड केबल्स बिछते हैं पूरे घर में, तो वो भी लिस्टेड प्ले हैं आपके इलेक्ट्रिकल कंपनीज। आप फ्लोरिंग पे टाइल्स लगवाते हैं, वो भी एक लिस्टेड प्ले है। आप लाइट्स फैंस एसी लगाते हैं, ये भी लिस्टेड प्ले है। आप बाथवेयर कराते हैं, टाइलिंग कराते हैं बाथरूम में, प्लम्बिंग कराते हैं तो प्लम्बिंग पाइप्स, ये सारी ऐसी लिस्टेड हैं। तो हमें लगा 8 से 10 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका हाउसिंग से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो अगर हम इन सब इंडस्ट्रीज को मिला के एक पोर्टफोलियो बनाए, तो हम जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के जो सारे प्रॉब्लम्स डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स नेगेट हो जाते हैं। सबसे पहले ये सारे बिजनेसेस कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस हैं। तो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में हमने देखा है कि कैपिटल इंटेंसिटी बहुत कम होती है, कैश फ्लो जनरेशन बहुत हाई होता है, डेट बिल्कुल नहीं होती बैलेंस शीट पे, आरओईज बहुत हाई होती है। इनकी साइक्लिकलिटी कम होती है बिकॉज इनमें एक रियल एस्टेट लिंक साइकिल तो चलती है,
बट एक रिप्लेसमेंट साइकिल भी चलती है। तो अगर हम पिछले 10 साल देखें तो जब रियल एस्टेट ने ग्रो नहीं किया, ये सारे बिजनेसेस 10-12%, 15% पे ग्रो कर रहे थे। तो ओके। इनमें जब रियल एस्टेट तेजी आती है तो फास्ट ग्रोथ आ जाती है, एंड जब रियल एस्टेट में मंदी आती है तो इनमें सिर्फ ग्रोथ स्लो हो जाती है, इनमें मंदी नहीं आती। तो एज एन इन्वेस्टर आपका कैपिटल जो है वो कंपाउंड करता है इवन इन अ डाउन साइकिल। तो आपको अप साइकिल पार्टिसिपेशन तो मिलता है और डाउन साइकिल प्रोटेक्शन भी मिलता है साथ में। तो हमें लगा इस पर्सपेक्टिव से एक हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ डाउन साइड प्रोटेक्टेड पोर्टफोलियो बन सकता है। इसमें अगर आप देखिए काफी सारी सेगमेंट्स जो हैं वो आज इंडिया में बहुत छोटी है, इन सबका ग्रोथ रन में बहुत लंबा है, काफी अनऑर्गेनाइज्ड है इनमें इंडस्ट्रीज, और काफी फ्रेगमेंटेड इवन विद इन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इनमें मार्केट शेयर्स। तो अगर ये सब हम प्ले करते हैं तो हम शायद एक 4-5 साल की साइकिल नहीं बट एक 10-15 साल का एक स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें हम ये साइकिल तो खेल ही लेंगे बट उसके बाद भी इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो है रादर देन एक एंट्री एग्जिट वाला टाइमिंग पोर्टफोलियो बनाए, उससे बेटर है कि हमने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ऑफरिंग के बारे में सोचा है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम ये ऑफरिंग ला रहे हैं जिसे हम टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड कह रहे हैं। फिर आपने कहा कि ये इंडस्ट्री में ऑलरेडी कुछ है फंड्स यहाँ पे। तो अगर आप देखें आई थिंक ऑलरेडी 2 ऑफरिंग्स हैं इंडस्ट्री में इस सेगमेंट में। एक थोड़ा सा पुराना है, आई थिंक 2017 में आया था, एक अभी 2022 में आई थिंक अप्रैल मई में आया था। अगर आप इन दोनों ऑफरिंग्स को देखें तो आई थिंक इनके और हमारे बीच आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। ये थोड़े से इंडेक्स ड्रिवन पोर्टफोलियो है, जैसा कि मैं आपको पहले कहा था। आई थिंक एमएफ में थोड़ा सा इंडेक्स कॉन्शियस होना जरूरी होता है। तो इन पोर्टफोलियोज में भी आप देखेंगे थोड़ा सा इंडेक्स अलाइनमेंट अच्छा खासा है। हम थोड़ा सा बॉटम अप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम थोड़ा सा इंडेक्स से दूर जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे हिसाब से इंडेक्स में 40-50% एलोकेशन ऐसी इंडस्ट्रीज में है जिनका शायद रियल एस्टेट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जैसे कि पावर कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस की कुछ यूटिलिटीज हैं। तो मुझे लगता है ये सारी इंफ्रा प्लेज हैं जो हम पहले बात कर रहे थे कि दीज आर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज रादर देन रियल एस्टेट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। ओके। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बॉटम्स अप पोर्टफोलियो बनाएंगे, एंड टू दैट एक्सटेंट थोड़ा सा आपको एक यूनिक ऑफरिंग ला रहे हैं जो शायद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी अलग दिखेगा। ओके। तेजस, एक चीज आपने कही कि देयर इज अ डीप साइकिल, सो आई विल जस्ट आस्क अ क्वेश्चन ओवर दैट। अभी डीप साइकिल है बट जो टेलविंड है उनमें से एक मेजर टेलविंड है इंटरेस्ट रेट्स। जी। एंड हाल ही में देखा है कि आरबीआई हैज इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स। सो आपको लगता है ये इंक्रीज इंटरेस्ट रेट की साइकिल लंबी चलने वाली है, और क्या ये रियल एस्टेट को एक्चुअली तंग करेगी? तो दो चीज़ें, पहले आप अगर आज की रेपो रेट देखें, हम 5.25 पे है। हम हम्म। प्री कोविड 5.15 पे थे। तो एक्चुअली हमने सिर्फ नॉर्मलाइज किया है अब तक तो अपने इंटरेस्ट रेट को, जो हमने कोविड में शायद बहुत जोर से काटे थे, बिकॉज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैक्रो इवेंट था, उस मैक्रो इवेंट के लिए हमने इंटरेस्ट रेट काटे। एंड अब हमने, बिकॉज वो इवेंट हमारे पीछे है, तो हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है और फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट प्री कोविड टिल डेट। यहाँ से भी अगर आप देखें तो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा रेट हाइक्स की नहीं है शायद। हम जितना पढ़ते हैं तो आई थिंक कंसेंसस ये कह रहा है कि 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स और रेट हाइक आ सकते हैं। उसमें भी आई थिंक थोड़ा सा अगर हम देखें तो यील्ड्स तो यूएस में और इंडिया में दोनों में करेक्ट हुए हैं, बिकॉज शायद ये रियलाइजेशन आया है कि इन्फ्लेशन सीक्वेंशियली इंप्रूव हो रहा है। वाई ओ वाई थोड़ा कम दिखेगा बट मंथ ऑन मंथ एक्चुअली नीचे आना शुरू कर दिया है। तो शायद उतने रेट हाइक की जरूरत ना पड़े जितनी पहले सोच रहे थे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखें नॉर्मली हम पिछली साइकिल में जाके देखें तो एक डिमांड डिस्ट्रक्शन जो रेट हाइक से होता है नॉर्मली, वो होता है जब आपका रेपो 230-300 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चला जाता है नीचे के स्तर से। अब हमने तो अभी रेट हाइक यहाँ से शुरू करने हैं। तो 200-300 बेसिस पॉइंट नॉर्मली 2-3 साल की एक साइकिल होती है जहाँ पे जाने के बाद एक रेट डिस्ट्रक्शन होता है। तो आई थिंक 3-4 साल तो हैं हमारे पास बिफोर वी गेट देयर। मोर इम्पोर्टेंटली ये 200-300 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इतना स्ट्रॉन्ग जब होता है, वो डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन जब होता है तब होता है। फिलहाल तो इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन कम है। तो इसके चलते फिलहाल तो ये बेस केस नहीं है कि इतना रेट बढ़ेगा, और अगर बढ़ता भी है तो इसके कारण बनेगा कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में, थोड़ा इकोनॉमी हीट अप हो रहा है। तो उस केस में बाय द टाइम वी गेट देयर आई थिंक आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करेंगी, तो आपके जो रिटर्न है वो अपफ्रंटेड बन जाएंगे, एंड देन आपका थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन और स्लो डाउन आएगा। या फिर हम एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करेंगे जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो आप एक स्लो एंड स्टेडी बेस पे कंपाउंड करेंगे। तो वन वे और दी अदर आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हमें बहुत ज़्यादा आज की तारीख में रिस्क नहीं लग रहा इंटरेस्ट रेट से। ओके तेजस। सो अगली चीज ये है कि जैसा आप बता रहे हो द पोर्टफोलियो विल मेजरली बी अ मल्टी कैप सॉर्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो, पर उसके साथ साथ ये एक थीमेटिक फंड है। तो
मार्केट जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ये थीम अच्छे से प्ले आउट करेगी, वो आपने बोला, पर ये कितना टाइम लग जाएगा इस थीम को? सो कितना मिनिमम टाइम होराइजन एक क्लाइंट को लेके चलना चाहिए या इन्वेस्टर को लेके चलना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करते हुए? सो हम नॉर्मली हमेशा कहते हैं कि इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 या 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ आइए इस एसेट क्लास में, तो शायद आपको एक रीजनेबल कंपाउंडिंग दिखेगी। हमने देखा है नियर टर्म में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, हमें करेक्टिव मोड में थे एंड सडनली एक मंथ में मार्केट ने बहुत रिकवरी कर ली। तो ये सारे जो नियर टर्म वेगरीज हैं इनको अवॉइड करने के लिए आई थिंक एक 3 to 5 ईयर होराइजन इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इस फंड को अगर हम बात करें तो हमने कहा कि रियल एस्टेट में शायद हम एक फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ द साइकिल में है। नॉर्मली साइकिल 7-8 साल चलती है, तो यहाँ से आगे 4-5 साल की बेस्ड ऑन हिस्ट्री हमें लगता है कि ये साइकिल चल सकती है। तो उस परस्पेक्टिव से भी आई थिंक 4 to 5 ईयर इज अ रीजनेबल होराइजन टू कम इन विथ इन दिस फंड। बट जैसा कि मैंने कहा, हमने इस फंड में जो साइक्लिकलिटी एलिमेंट है डाउन साइकिल का, उसे काफ़ी नीचे कर दिया है। तो अगर आप बियॉन्ड 4-5 ईयर्स, मतलब अगर आप 10-15 साल के व्यू से भी आते हैं, तो दिस इज अ गुड फंड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन। जबकि ये थीमेटिक कैटेगरी है, तो जैसा कि मैंने कहा, पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल और सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी वाला पोर्टफोलियो है। हम जब इंडिया में निवेश की बात करते हैं, इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो इंडिया ना मैन्युफैक्चरिंग हब है ना एक्सपोर्ट हब है, राइट। इंडिया तो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है। तो अगर ये डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी हम देखें तो इसके जो छोटे से सेक्टर्स हैं, जो फास्ट ग्रोइंग स्मॉलर सेक्टर्स ऑफ इंडिया कंजम्पशन स्टोरी, वो सारे सेक्टर्स आपको इस फंड में दिखेंगे। तो देयरफॉर एक सेक्युलर इन्वेस्टमेंट का केस भी यहाँ बनता है। तो आप 10-15 साल के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ निवेश कर सकते हैं। एक और तरीके से अगर आप देखिए तो आई थिंक हम अपने अपने जीवन स्तर में सबसे बड़ा जो एक इन्वेस्टमेंट या सबसे बड़ा जो एक्सपेंस करते हैं वो एक घर बनाने में करते हैं। उसके लिए हम हमेशा इन्वेस्टमेंट जमा करते हैं। तो अगर हम उसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करें कि हम जिसके लिए नॉर्मली वेल्थ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव यहाँ बनता है कि सारा जो आपके घर में सामान लगेगा वो सारी कंपनियां यहाँ है। तो आप आज इन्वेस्ट कीजिए, इनके थ्रू वेल्थ बनाइए और फिर इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे आप फ्यूचर में घर बनाने के लिए। तो वो उस पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन बन सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है इसको देखने के लिए कि घर तो सभी ने लेना है। सो जी फाइनली या तो आप ले चुके हो या आप लेने का प्लान कर रहे हो। जी सो व्हाई नॉट कि हम भी उन्हीं कंपनियों से पैसे कमा के उन्हीं का सामान लें। जी क्वाइट इंटरेस्टिंग पेजेस। आई थिंक इट वाज गुड टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके काफी कुछ फंड के बारे में समझ आया। देखने में तो लगता है कि बहुत सारे एनएफओ की लाइन में एक और एनएफओ है, पर बात करके आज समझ आ रहा है कि ये कैसे अलग है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ आपको लगता है कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। जी श्योर। आई थिंक क्विकली समराइज कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने शुरुआत की थी एक रियल एस्टेट साइकिल से, हमें लगता था ये अप साइकिल है तो पार्टिसिपेट करने में अच्छा रहेगा। पर हमने जो पोर्टफोलियो बनाया, जैसे हमने कहा कि हम रियल एस्टेट से दूर जा रहे हैं, हम इंडेक्स से भी दूर जा रहे हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा बॉटम अप पोर्टफोलियो ला रहे हैं। ये 30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, विच मीन्स आपको रीजनेबल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा इस पोर्टफोलियो में। ये इंडेक्स से थोड़ा परे होगा। हमने देखा है कि शायद हमारा जो ओवरलैप इंडेक्स पे है वो 50-60% ही होगा। इंडेक्स जो है वो एक बहुत लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स है। अबाउट 90% ऑफ द इंडेक्स इज इन लार्ज कैप स्टॉक्स। हम राइट। थोड़ा सा मोर मल्टी कैपिश पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। सो आपको एक हाई ग्रोथ, हाई क्वालिटी, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो इंडिया का जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से प्लीज इस पोर्टफोलियो को देखिएगा और हमारे फंड में इन्वेस्ट करिएगा। बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू तेजस, एंड द प्लेजर वाज आल्सो आवर्स। और आपने इतनी डीप इनपुट्स दिए उस सब के लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एनएफओ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।